सन 1916 की एक ठंडी रात सेंट पीटर्सबर्ग के एक महल में रूस के कुछ सबसे शक्तिशाली लोग एक आदमी को मारने की योजना बना रहे थे। योजना के अनुसार उस आदमी को जहर दिया गया, लेकिन वह नहीं मरा। फिर उसे गोली मारी गई, फिर भी वह गिरा नहीं। कहा जाता है कि वह फिर से उठ खड़ा हुआ और बर्फ से जमी ठंडी रात में भागने की कोशिश करने लगा। आखिरकार उसे पीट कर जमी हुई नदी में फेंक दिया गया। उस आदमी का नाम था ग्रिगोरी रास्पुतिन, एक रहस्यमयी साधु जो कभी एक गरीब किसान था, लेकिन धीरे धीरे रूस के शाही परिवार के सबसे करीब पहुंच गया। कुछ लोग उसे संत मानते थे तो कुछ लोग शैतान। लेकिन एक सवाल आज भी इतिहास में गूंजता है, क्या रास्पुतिन सच में कोई रहस्यमयी शक्ति रखता था, या वह सिर्फ सत्ता के खेल में सबसे खतरनाक खिलाड़ी बन गया था? सन 1869 रूस के दूर दराज साइबेरिया के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। गांव का नाम था पोक्रोस्क। उस बच्चे का नाम रखा गया ग्रिगोरी रास्पुतिन। उसका परिवार बहुत साधारण था, न कोई शाही खून, न कोई बड़ी दौलत। उसके पिता एक साधारण किसान थे और कभी कभी डाक गाड़ी चलाने का काम भी करते थे। रास्पुतिन का बचपन रूस के कठोर और ठंडे साइबेरियन माहौल में बीता। कहा जाता है कि वह बचपन से ही थोड़ा अलग स्वभाव का था। वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन गांव के लोग कहते थे कि उसमें एक अजीब सी समझ और गहरी नज़र थी। कुछ लोग मानते थे कि उसके पास लोगों के मन को पढ़ लेने की क्षमता है। लेकिन उस समय किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह साधारण सा लड़का एक दिन रूस के सबसे शक्तिशाली महल तक पहुंच जाएगा और वही आदमी पूरे साम्राज्य की राजनीति में हलचल मचा देगा। उस समय रूस पर शासन कर रहे थे निकोलस II, लेकिन अभी रास्पुतिन उस दुनिया से बहुत दूर था। वह बस साइबेरिया के एक छोटे से गांव का एक साधारण किसान पुत्र था। उसे नहीं पता था कि भविष्य में उसका नाम रूस के इतिहास की सबसे रहस्यमयी कहानियों में लिखा जाएगा। युवा होने के बाद ग्रिगोरी रास्पुतिन की जिंदगी अचानक एक अजीब मोड़ लेने लगी। कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया जब उसने अपने जीवन में गहरा धार्मिक बदलाव महसूस किया। कुछ कथाओं के अनुसार उसे आध्यात्मिक दर्शन होने लगे। धीरे धीरे उसने अपना गांव छोड़ दिया और एक तीर्थ यात्री की तरह रूस के कई मठों और पवित्र स्थानों की यात्रा करने लगा। इन यात्राओं के दौरान रास्पुतिन ने खुद को एक धार्मिक साधु के रूप में प्रस्तुत करना शुरू किया। उसकी लंबी दाढ़ी, गहरी आंखें और रहस्यमय व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करने लगा। कहा जाता है कि वह लोगों को सलाह देता, उनके दुख सुनता और उनके लिए प्रार्थनाएं करता था। धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी और दूर दूर से लोग उससे मिलने आने लगे। लेकिन रास्पुतिन की यह बढ़ती हुई प्रसिद्धि उसे एक ऐसी जगह तक ले जाने वाली थी जहां पहुंचना एक साधारण किसान के लिए लगभग असंभव था, रूस का शाही दरबार। और यहीं से उसकी कहानी और भी रहस्यमयी होने वाली थी। उस समय रूस की राजधानी थी सेंट पीटर्सबर्ग और जल्द ही रास्पुतिन उसी शहर की ओर रवाना होने वाला था। 20वीं सदी की शुरुआत में ग्रिगोरी रास्पुतिन की ख्याति धीरे धीरे रूस के बड़े शहरों तक पहुंचने लगी। लोग कहते थे कि यह साधु प्रार्थना के जरिए बीमार लोगों को राहत दिला सकता है, उनकी बीमारी दूर कर सकता है। कुछ लोग उसे संत मानते थे, तो दूसरी ओर कुछ लोग उसे पाखंडी और धोखेबाज कहते थे। लेकिन उसके विरोधी क्या कहते थे यह अब मायने नहीं रखता था, क्योंकि उसकी रहस्यमयी छवि अब रूस के ऊंचे समाज तक पहुंच चुकी थी। और फिर एक दिन उसे बुलावा मिला रूस के शाही महल से। उस समय रूस पर शासन कर रहे थे निकोलस II और उनकी पत्नी एलेक्जेंड्रा फ्योदोरोवना।
शाही परिवार एक बड़ी चिंता से जूझ रहा था। उनके बेटे राजकुमार एलेक्सी निकोलविच एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। इस बीमारी का नाम था हीमोफीलिया। यह एक खून से संबंधित बीमारी थी। इस बीमारी में एक छोटी सी चोट भी उस समय जानलेवा साबित हो सकती थी, क्योंकि उस समय बहते खून को जल्दी जमाने या रोकने का कोई प्रभावी इलाज उपलब्ध नहीं था। डॉक्टर असहाय थे। महल में डर का माहौल था। ऐसे समय में रास्पुतिन को राजमहल बुलाया गया और कहा जाता है कि उसकी प्रार्थनाओं के बाद राजकुमार की हालत अचानक बेहतर होने लगी। यहीं से रास्पुतिन पर शाही परिवार का यकीन बना और उसके और शाही परिवार के बीच एक गहरे संबंध की शुरुआत हुई। लेकिन यह विश्वास, यह संबंध जल्दी ही पूरे रूस में एक बड़े विवाद का कारण बनने वाला था, क्योंकि अब एक साधारण किसान का बेटा रूस के सबसे शक्तिशाली महल में अपनी जगह बना चुका था। शाही महल में प्रवेश के बाद ग्रिगोरी रास्पुतिन की स्थिति तेजी से बदलने लगी। अब वह केवल एक साधु नहीं रहा, वह एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिसकी बात रूस की महारानी बहुत ध्यान से सुनती थी। रूस की महारानी अलेक्जेंड्रा फ्योदोरोवना को पूरा विश्वास था कि रास्पुतिन की प्रार्थनाएं उनके बेटे की जान बचा रही हैं, और यही विश्वास धीरे धीरे रास्पुतिन को शाही महल के सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल करने लगा। कहा जाने लगा कि अब कई बार सरकारी पदों और राजनीतिक निर्णयों पर भी उसकी राय ली जाने लगी, लेकिन महल के अंदर हर कोई इस बात से खुश नहीं था। रूस के कई राजनेता, अभिजात वर्ग और दरबार के लोग रास्पुतिन से नाराज रहने लगे। उनके मन में एक ही सवाल था जो उन्हें बहुत गहरे चुभता था कि एक साधारण किसान कैसे रूस के सबसे शक्तिशाली महल में इतना प्रभावशाली बन गया। धीरे धीरे रास्पुतिन के खिलाफ अफवाहें फैलने लगीं। उसके बारे में कहा जाने लगा कि वह शराब पीता है और एक विलासितापूर्ण जीवन जीता है, जो कि एक साधु की जीवन शैली तो बिल्कुल नहीं हो सकती। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि वह अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करता है। सच क्या था और अफवाह क्या, ये आज भी इतिहास में पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक बात तय थी, वो यह कि रास्पुतिन की बढ़ती ताकत उसे उतनी ही तेजी से दुश्मनों से घेर रही थी, और उन्हीं दुश्मनों के मन में धीरे धीरे एक खतरनाक विचार जन्म लेने लगा, रास्पुतिन को हमेशा के लिए खत्म कर देने का विचार। समय के साथ ग्रिगोरी रास्पुतिन के खिलाफ नफरत रूस के शक्तिशाली वर्ग में बढ़ती चली गई। कई राजनेताओं और अभिजात लोगों को लगने लगा कि रास्पुतिन की वजह से रूस की प्रतिष्ठा और शासन दोनों कमजोर हो रहे हैं। उस समय देश पहले ही युद्ध, आर्थिक संकट और जनता के असंतोष से जूझ रहा था, और ऐसे माहौल में महल के अंदर एक रहस्यमय साधु का बढ़ता प्रभाव कई लोगों को असहनीय लगने लगा। धीरे धीरे कुछ शक्तिशाली लोगों ने एक गुप्त योजना बनानी शुरू की। इस षड्यंत्र का नेतृत्व कर रहे थे रूसी राज परिवार से जुड़े एक युवा राजकुमार फिलिक्स यूसुपोव। उनके साथ कुछ और प्रभावशाली लोग भी शामिल थे। उनका मानना था कि अगर रास्पुतिन को हटाया नहीं गया तो वह रूस के भविष्य के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए उन्होंने फैसला किया रास्पुतिन को हमेशा के लिए खामोश कर देना होगा। और फिर 1916 की एक ठंडी रात में रास्पुतिन को एक महल में बुलाया गया। वह नहीं जानता था कि यह निमंत्रण दरअसल उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात बनने वाला है। वह रात जब रूस के कुछ सबसे शक्तिशाली लोग एक आदमी को मारने की योजना बना चुके थे, और यही रात इतिहास की सबसे रहस्यमय हत्याओं में से एक बनने वाली थी। दिसंबर 1916 की एक ठंडी रात ग्रिगोरी रास्पुतिन को एक महल में आमंत्रित किया गया। यह महल था राजकुमार फिलिक्स यूसुपोव का। रास्पुतिन को बताया गया कि वहां एक छोटी सी निजी मुलाकात होगी, लेकिन सच कुछ और था। महल के तहखाने में उसके लिए एक घातक योजना तैयार की जा चुकी थी। कहा जाता है कि उसे केक और शराब दी गई,
जिसमें जहर मिलाया गया था। षड्यंत्रकारियों को विश्वास था कि कुछ ही मिनटों में रास्पुतिन की मौत हो जाएगी, लेकिन मिनट बीतते गए उसे कुछ भी नहीं हुआ। रास्पुतिन शांत बैठा रहा। यह देखकर वे लोग घबरा गए जिन्होंने उसकी मौत का फैसला लिया था। तब फेलिक्स यूसुपोव ने एक और फैसला लिया। उसने पिस्तौल निकाली और रास्पुतिन पर गोली चला दी। गोली लगते ही रास्पुतिन जमीन पर गिर पड़ा। सबको लगा अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहा जाता है कि कुछ देर बाद रास्पुतिन अचानक फिर से उठ बैठा और फिर वह दरवाजे की ओर भागने लगा। यह दृश्य देखकर वे लोग हक्के बक्के रह गए। तब उस पर और गोलियां चलाई गईं। आखिरकार उसे काबू में कर लिया गया, लेकिन षड्यंत्रकारियों को अभी भी डर था कि कहीं वह फिर से बच न जाए। इसलिए उसका शरीर उठाकर बर्फ से जमी नदी की ओर ले जाया गया और वहां उसे अंधेरी रात में पानी में फेंक दिया गया। कहा जाता है कि जब उसका शव बाद में मिला तो उसके फेफड़ों में पानी था। कुछ लोगों ने दावा किया कि वह नदी में फेंके जाने के बाद भी अभी जिंदा था, और यहीं से रास्पुतिन की मौत की कहानी इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में शामिल हो गई। ग्रिगोरी रास्पुतिन की हत्या रूस के शक्तिशाली लोगों को एक समाधान की तरह लगी। उन्हें लगा कि रास्पुतिन के हटते ही शाही परिवार की बदनामी रुक जाएगी, लेकिन इतिहास ने कुछ और ही रास्ता चुना था। रास्पुतिन की मौत के सिर्फ कुछ ही महीनों बाद रूस में असंतोष और भी बढ़ गया। देश पहले ही युद्ध, आर्थिक संकट और जनता की नाराजगी से जूझ रहा था। 1917 में वह विस्फोट हुआ जिसने पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। दुनिया ने इसे नाम दिया रशियन रेवोल्यूशन। जनता सड़कों पर उतर आई। शाही शासन के खिलाफ भयंकर विद्रोह शुरू हो गया और कुछ ही समय बाद रूस के सम्राट निकोलस II को सिंहासन छोड़ना पड़ा। वह राजवंश जिसने सदियों तक रूस पर शासन किया अब खत्म हो चुका था। कई इतिहासकार मानते हैं कि रास्पुतिन की कहानी दरअसल एक बड़े पतन की प्रस्तावना थी, एक ऐसा पतन जिसने रूस की राजनीति और इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी इतिहासकार उसकी कहानी के कई हिस्सों पर बहस करते हैं। क्या उसकी प्रार्थनाओं में सचमुच कोई शक्ति थी, या फिर वह सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सही समय पर सही लोगों का विश्वास जीत लिया? लेकिन शायद सबसे दिलचस्प सवाल अब भी वही है, क्या सच में उस रात रास्पुतिन इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था, या फिर उसकी मौत की कहानी समय के साथ एक दंत कथा बन गई? इतिहास में कुछ कहानियां कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होती, और रास्पुतिन की कहानी उन्हीं में से एक है।